काशी की जब भी बात आती है तो एकदम से दिल गदगद हो जाता है, क्योंकि सांस्कृतिक राजधानी है और साथ में पीएम की कॉन्स्टिट्यूएंसी है और यहाँ पर जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। लॉ एंड ऑर्डर को भी मतलब मेंटेन करना एक अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। तो पहले मैं सभी बनारस पुलिस को और वाराणसी जोन के तमाम पुलिस कर्मियों को बोलना चाहूँगी, जय हिंद भारत एक्सप्रेस की तरफ से आप सब लोगों को। सर, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे है और बहुत बड़ा चैलेंज है, सांस्कृतिक राजधानी है, साथ में यहाँ पे स्पिरिचुअल टूरिज्म भी बहुत है, फॉरेनर्स आते हैं और देश के हर कोने से लोग आते हैं। तो किस तरीके से आप ये पूरी कानून व्यवस्था को मेंटेन करते हैं? नहीं, बिल्कुल बनारस जो है, चाहे धार्मिक दृष्टिकोण से, सांस्कृतिक दृष्टिकोण से हम देखें तो प्रतिदिन यहाँ पर 1 से 2 लाख श्रद्धालु और पर्यटक हमारे बनारस में आते हैं। केवल हमारे देश से ही नहीं, विदेशों से भी यहाँ लोग आते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का ये संसदीय क्षेत्र है, तो हमारे लिए एक चुनौती रहती है कि जो भी लोग यहाँ पर आएँ, एक ऐसी छवि लेकर के जाएं, पॉजिटिव छवि, कि जब अपने प्रदेश में जाएं, अपने ज़िले में जाएं, तो यहाँ के बारे में अच्छी बातें करें और यहाँ पर जो नई चीज़ वो देखें, अच्छी चीज़ देखें, उसको अपने ज़िले में वो इम्प्लीमेंट करें। दूसरी समस्या यहाँ पर जो एक चैलेंज के रूप में रहती है ट्रैफिक की, क्योंकि बनारस एक पुराना ज़िला है, छोटी छोटी पतली पतली सकरी गलियों का ज़िला है और लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। तो ये ट्रैफिक मैनेजमेंट भी अपने आप में एक चुनौती रहती है कि कहीं पर भी ट्रैफिक जाम न होने पाए। इसके लिए हम लोगों ने बहुत से उपाय यहाँ पर किए हैं। जैसे यहाँ पर ई रिक्शा चलती थी, उनके पहले रूट्स निर्धारित नहीं थे, जिसके कारण वो घाटों के आसपास और मंदिर के आसपास भारी संख्या में एकत्रित हो जाते थे और वहाँ पर जाम की समस्या रहती थी। अब उनके रूट निर्धारित हो गए हैं। अतिक्रमण एक बहुत बड़ी समस्या थी। हम लोगों ने पिछले 3 महीने में अतिक्रमण पर बहुत अधिक काम किया है और शहर की सड़कें जो पहले सक्रिय हो गई थीं, अब चौड़ी चौड़ी दिख रही हैं और आम जनता को काफ़ी राहत इसको लेकर के हुई है। इसके अलावा जहाँ तक क्राइम फ्रंट है और महिला सुरक्षा, ये हमारी जो है प्राथमिकताओं में रहती है। इसके लिए हम लोग लगातार फुट पेट्रोलिंग, एंटी रोमियो स्क्वाड और पिंक बूथ ये हम लोगों ने बनाए हैं। हर थाने पर हम लोगों ने महिला हेल्प डेस्क बनाया है, ताकि महिलाएं अगर अपनी कोई कंप्लेंट थाने पर जाकर के देना चाहें तो उनको किसी पुरुष से बात नहीं करनी है, महिला ही उनकी बात को सुनेगी, तो निसंकोच वो अपनी बात को कह सकती है। डिजिटल स्कैम, साइबर फ्रॉड, ये भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है और बनारस में काफ़ी ज़्यादा केसेस आ रहे हैं साइबर क्राइम के। तो इस चीज़ को किस तरीके से डील किया जा रहा है और आपकी पुलिस कितनी मुस्तैद है और क्या क्या ट्रेनिंग्स आपके द्वारा दी जा रही हैं कि इस तरीके के साइबर क्राइम पर आप लोग अंकुश लगा सकें? देखिए, जैसे जैसे नई टेक्नोलॉजी आ रही है, पुलिस के लिए भी चैलेंजेस बढ़ रहे हैं। क्रिमिनल्स को अपराध करने के नए नए तरीके उनको मिल रहे हैं और हम लोग लगातार अपने जो पुलिसकर्मी हैं उनको टेक्निकली अपडेट कर रहे हैं, उनकी ट्रेनिंग करा रहे हैं। हमारे यहाँ एक साइबर थाना, मतलब सरकार ने हर ज़िले में एक साइबर थाना खोला है। बनारस में भी एक साइबर थाना पुलिस लाइन में चलता है, जिसमें जितने भी साइबर क्राइम से रिलेटेड केसेस हैं वहाँ रजिस्टर होते हैं और उसमें जो साइबर हमारे एक्सपर्ट्स हैं जिनकी ट्रेनिंग हुई है, ऐसे हमने पुलिसकर्मी वहाँ पर तैनात किए हैं। यहाँ पर मेरे ऑनरेबल सीएमडी भी मौजूद हैं और वो दिल और आत्मा से ट्रू जर्नलिस्ट हैं, तो क्वेश्चन उनके मन में भी काफ़ी होंगे। ओवर टू यू सर। सीपी साहब से एक सवाल यह है कि एक नया वर्ड, चूंकि मैंने तो सुना था लेकिन बहुत सारे लोगों ने नहीं सुना होगा, कि डिजिटल अरेस्ट, और दूसरी बात है कि जिस तरीके से नए इनोवेटिव क्राइम्स हो रहे हैं उसको हैंडल करने के लिए पुलिस फोर्स का भी बेहद पोलाइट होना जरूरी है, क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि आम आदमी थानों में जाने से घबराता है
क्योंकि उसको ड्यू रिस्पेक्ट नहीं मिलता, क्योंकि पुलिस फोर्स जो वहाँ होती है, चूँकि काम का दबाव बहुत ज़्यादा होता है। एक उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जिसकी आबादी लगभग 25 करोड़ है, ऐसे में जितना मौजूदा पुलिस फोर्स होनी चाहिए उसकी कमी है। इसको खुले मन से मुख्यमंत्री भी स्वीकार करते हैं, आप लोग भी स्वीकार करते हैं, मीडिया पर्सन होने के नाते मैं भी स्वीकार करता हूं। दबाव तो है, लेकिन जिस तरह की चीज़ें घट रही हैं, जैसे पहली बात तो कि डिजिटल अरेस्ट क्या है, यहाँ बैठे लोगों को बताइए, ताकि लाइव हम लोग जा रहे हैं, सारा प्रोग्राम लाइव चल रहा है, सोशल मीडिया पे भी लाइव है, इस समय हम लोग टेलीविजन चैनल पे भी लाइव हैं। तो एक डिजिटल नया शब्द है, इसको डिफाइन किया जाए। और दूसरा कि बनारस जैसे विश्व राजधानी का दर्जा बनारस दिया जाता है, पूरे विश्व की सबसे प्राचीनतम नगरी है काशी, उसका पुलिस कमिश्नर होने का सौभाग्य सर आपको मिला है। तो ऐसी स्थिति में आप अपने पुलिस वालों को पोलाइट बनाने के लिए, हम्बल बनाने के लिए आप क्या कभी क्लास लेते हैं या कभी कहते हैं कि भाई थाना आने के लिए आदमी को सोचना ना पड़े, उसको अपना परिचय, अपना पूरा बायोडाटा ना देना पड़े, जब जरूरत हो वो थाना आ सके और एक तरीके से अपनी समस्या को कह सके। और आज एडीजी साहब सामने बैठे हैं, इनकी भी तारीफ करना चाहूँगा कि एक दिन एक कैंसर पीड़ित बच्चे को आपने एक दिन का एडीजी बनाया था। मेरे एक अमेरिका में मैंने रहने वाले दोस्त ने मुझे वो वीडियो भेजा था, यहाँ से मुझे नहीं पता चला, फिर मैंने आपको फ़ोन किया, मुझे ये लगा कि जोन में तो आपने शुरुआत की है। सीपी साहब से मैं पूछ रहा हूँ कि बनारस शहर के अंदर लोगों को पोलाइट और जवाबदेह और रिस्पॉन्सिबल बनाने के लिए और डिजिटल अरेस्ट और इनोवेटिव क्राइम को रोकने के लिए आप कैसे शिक्षित कर रहे हैं? ठीक है, एक एक करके आपके सवालों का मैं जवाब दूंगा। पहला सवाल आपने पूछा डिजिटल अरेस्ट। देखिए, ये जो साइबर क्रिमिनल्स हैं वो लोगों को टारगेट करते हैं, कई तरीकों से टारगेट करते हैं। एक तरीका उसमें से ये है कि वो कहते हैं कि आपने एक पार्सल भेजा था या आपके पास एक पार्सल आ रहा था और उस पार्सल में ड्रग्स पाई गई और आप ड्रग्स में के कारोबार में लिप्त हैं और हम एनसीबी नारकोटिक्स ब्यूरो से बोल रहे हैं, नारकोटिक्स ब्यूरो से, और अपने को वो एसीपी या कोई सीनियर पुलिस ऑफिसर बताते हुए उनसे कहते हैं कि एक वो प्रायः जो है उनको वीडियो कॉल पे बुलाते हैं और वीडियो कॉल पे बुला करके एक फर्जी डिजिटल वो थाना दिखाते हैं कि वो रियल में थाने पर एक ऐसा पोर्ट्रे करते हैं कि रियल में कोई थाना वहाँ पर खुला हुआ है और वहाँ से वो बताते हैं कि मैं एसीपी नारकोटिक्स ब्यूरो बोल रहा हूँ, या कभी कभी अपने को एसीपी दिल्ली पुलिस भी बता देते हैं और इस तरह से उनको हिप्नोटाइज कर देते हैं कि सामने वाले व्यक्ति को लगने लगता है कि सही में ये कोई पुलिस ऑफिसर बोल रहा है। फिर वो उनको ये गुमराह करते हैं कि वैसे तो आपके खिलाफ अरेस्ट वारंट है, हमारी टीम कभी भी आकर के आपको अरेस्ट कर सकती है, लेकिन हम आपको अरेस्ट ना करके डिजिटली अरेस्ट कर रहे हैं। डिजिटली अरेस्ट मतलब आप हमारे सीधे संवाद में रहिए, आप घर से बाहर नहीं निकलेंगी, किसी से आप बात नहीं करेंगी और आपके अकाउंट में जितना पैसा है उसको इस अकाउंट में, वो आरबीआई का अकाउंट बताकर कि आरबीआई के अकाउंट में आप ट्रांसफर कर दीजिए, जो एक्चुअल में उनका अपना पर्सनल अकाउंट होता है, फर्जी अकाउंट। और यदि जांच में सबको सही पाया जाएगा तो आपका पैसा वापस हो जाएगा। इस तरह से उनको गुमराह करते हैं और इसमें कई लोग, पढ़े लिखे लोग, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, अभी मैंने सुना था लखनऊ में एक बहुत सीनियर डॉक्टर डिजिटल अरेस्ट की शिकार हो गई। हमारे यहाँ अभी बनारस में 2 दिन पुरानी घटना है, 35 लाख रुपया डिजिटल अरेस्ट होकर के उन्होंने दे दिया। घर में उनके पति हैं, बच्चे हैं, उनको भी वो नहीं बताई कि इस तरह का उनके साथ चल रहा है। कमरे में बंद होकर के उन्होंने कह दिया आप कमरे से बाहर नहीं निकलेंगी, किसी से बात नहीं करेंगी, आप जो है डिजिटली अरेस्ट हैं और अगर आप बताएंगी तो हमारी टीम आकर के आपको अरेस्ट कर लेगी। इस तरह से वो उनको बेवकूफ़ बना करके डिजिटली, इसको डिजिटल अरेस्ट हम बोल रहे हैं कि घर के अंदर ही कैद हो जाना, अपने ही घर में, और किसी से बात न करना। ये डिजिटल अरेस्ट का कॉन्सेप्ट है जो कि एकदम फर्जी है और इसके बहकावे में किसी को नहीं आना चाहिए। इस तरह का अभी पुलिस में, हमारे कानून में इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है। दूसरा सवाल आपका था कि किस तरह से पोलाइट बिहेवियर लोग, हमारे पुलिसकर्मी करें कि लोगं को थाने आने में डर ना लगे, किसी से कहलवाना ना पड़े। ये 2 चीज़ें हैं। तो इसके लिए हम लोग
मल्टीपल तरीके से प्रयास कर रहे हैं। पहली चीज़ तो हमने ये की है कि हर थाने पर जो हेल्प डेस्क मतलब जो कंप्लेनेंट पहले मिलेगा तो महिलाओं से मिलेगा, मतलब महिला पुलिस कर्मियों की नियुक्ति कर दी है वहाँ पर, उनको पुलिस कर्मियों से नहीं मिलना होगा। तो उसका नॉर्मली ये माना जाता है महिलाएं थोड़ा पुरुषों के मुकाबले उनका जो बोलचाल का तरीका है वो थोड़ा सा पोलाइट होता है, वो थोड़ा सिंपैथेटिक होती हैं। तो एक हमने ये अपनाया है। दूसरा, पुलिस कर्मियों को लगातार इस बारे में ब्रीफिंग और ट्रेनिंग दी जा रही है कि किस तरह से उनको बिहेव करना है, उनको पब्लिक को अपना कस्टमर समझ करके। जैसे उनको हम ये बताते हैं कि यदि कोई दुकान पे कोई कस्टमर जाता है तो दुकानदार कस्टमर को जिस तरह से उसके साथ बिहेव करता है कि भाई इसी तरह से जो पब्लिक हमारे पास मिलने आ रही है, हमारी तनख्वाह हमें सरकार क्यों दे रही है? उस पब्लिक की सेवा करने के लिए। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से वो अगर सोचे तो ऑटोमेटिकली जो है वो पोलाइट हो जाएगा। दूसरी चीज हम उसे ये समझाने का प्रयास करते हैं कि वो ये सोचे कि जो व्यक्ति थाने पर आया है वो उसका हो सकता है घर का भी सदस्य, कभी उसको जाने की जरूरत थाने पर पड़ सकती है। तो उस समय वो किस तरह का व्यवहार उस थाने से एक्सपेक्ट करेगा, वैसा ही व्यवहार वो उस मुलजिम मतलब जो व्यक्ति वहां पर विक्टिम पहुंचा है या एप्लीकेंट पहुंचा है उसके साथ करे। इस तरह का भाव हम उनमें पैदा करने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा तमाम हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि कॉन्टैक्ट लेस पुलिसिंग हो जाए, जिसमें कंप्लेनेंट को पुलिस के पास आना ही ना पड़े। इसके लिए आपने सुना होगा 112 नंबर है, IGRS का सिस्टम हम लोगों ने बनाया है, इंटीग्रेटेड ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम शासन का चल रहा है। ऑनलाइन आप कंप्लेंट कर दीजिए, आपको कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। एक हमारी ऑनलाइन ऐप चलती है यूपी कॉप ऐप, उस ऐप के माध्यम से भी आप अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। तो ये तो हमने बनारस की बात करी, अब मैं बनारस के जोन की बात करना चाहूंगी, क्योंकि अगर हम इस पूरे जोन की बात करें तो बनारस के लिए कहा जाता है बनारस तेरे रंग हजार। वैसे ही अगर मैं जुर्म की दुनिया की बात करूं तो जुर्म की दुनिया के भी अतरंगी रंग हैं और रंग हैं हजार। और जब बात आती है इस पूरे जोन की तो यहाँ पर हर फ्लेवर ऑफ क्राइम भी देखने को मिलता है। मेरा सवाल ADG साहब से है। सर, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो कोल का भी जो है अच्छा खासा काम है, और मिर्ज़ापुर की बात करूं, मैं जौनपुर की बात करूं, जिसमें तो यही आता है कि पर डे अगर निकाला जाए एक मर्डर या किडनैपिंग, इस तरीके की चीज़ें आ रही हैं। और यूपी की सरजमी पे एक वर्ड है भुकाली, तो यहाँ पे एक वर्चस्व की लड़ाई रहती है, लैंड से रिलेटेड कई सारे केसेस रहते हैं और गाँव के सीधे साधे लोगों को कई बार ठग लिया जाता है। तो इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए क्या रेमेडीज ली जा रही हैं? क्योंकि आपकी सबसे बड़ी खासियत बताना चाहूंगी ADG साहब की, ये पुलिसिंग करते हैं विद एम्पैथी और इनका ट्रीट करने का अंदाज भी बिल्कुल अलग रहता है, कई बार सख्त भी हो जाते हैं। तो किस तरीके से सर ये वाला क्राइम आप शांति से कंट्रोल करने का प्रयास कर रहे हैं? सबसे पहले तो मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं, विशेष तौर पर उपेंद्र जी को, कि आपने आज यहाँ बनारस में इस कार्यक्रम को आयोजित किया और उसमें पुलिस अधिकारियों को भी बुलवाया। हमारे जोन में कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है। परेशानी यह है कि कुछ दिनों पहले मेरे पास फ़ोन आया, पिछले दिनों में मेरे अनेकों मित्र के फ़ोन आए कि आपके जोन मिर्ज़ापुर आता है, तो वो हम जाकर देखना चाहते हैं। कि उन्होंने वेब सीरीज़ देख ली और सोचते हैं कि वेब सीरीज़ में जिस प्रकार के अपराध दिखाए गए हैं वैसा ही मिर्ज़ापुर है, जबकि कुछ नाम कालांतर में उनमें नेगेटिव कनोटेशन पैदा हो गया। जौनपुर, मिर्ज़ापुर, कुछ शब्द ऐसे, कुछ नाम ऐसे हैं जो जब वो जहन में आते हैं तो वो, और वेब सीरीज़ ने उस नाम को रख लिया, कहानी अपनी बनाई और उस कहानी के आधार पर संभवतः आपने सोचा, अब जैसा भी आपने कहा कि रोजाना मर्डर होते हैं, ऐसा नहीं है। प्राय जब इस प्रकार के अपराध होते हैं तो मैं पिछले लगभग 8 महीने से इस जोन में मौजूद हूँ और मैंने देखा कि आपसी विवाद, भाइयों का जमीन से संबंधित झगड़ा, इस प्रकार की घटना की वजह कभी कभार घटती हैं। और चूँकि जनपद बहुत सारे हैं, 9 जनपद हैं जोन में,
बनारस के अलावा जो जोन है उसमें 9 जिले हैं, आजमगढ़, बलिया, मऊ, गाजीपुर, जौनपुर, चंदौली, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, भदोही। इन सब में जब आप जाकर देखते हैं, और अपने उन दोस्तों को भी मैंने कहा कि आप चल के देखो, संभवतः आप भी जब आए थे आपने कहा था कि मैं मिर्ज़ापुर जाके देखना चाहती हूँ कि अपराध कैसा होता है, क्योंकि वेब सीरीज़ हम भी देखते हैं, आप भी देखते हैं, और पर वो कहानी है, फिक्शन में और फैक्ट में बड़ा अंतर है। हमारे आपके जैसे सामान्य लोग वहाँ रहते हैं, जब जाएं तो वैसे ही शहर में एक बाज़ार मिलेगा अच्छा सा। अब आजकल प्रत्येक जो मार्केट हम कहते हैं एरिया, उसमें हर प्रकार के शोरूम होते हैं, लोग आते हैं जाते हैं, सामान खरीदते हैं। गांव में जाते हैं तो गांव में वर्तमान में जो हमारे शासन ने व्यवस्थाएं की हैं, बिजली हमेशा आती है, सड़कें पक्की बनी हुई हैं, लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। इन सभी में डिविएंट्स के रूप में, जैसे कि हमारे समाज में जो अच्छे और बुरे लोगों का अनुपात है, प्रपोर्शन है, उसमें वो विभिन्न शहरों में, विभिन्न प्रोफेशंस में, तो ऐसे कभी कभी लोग जो आपराधिक प्रवृत्ति के होते अपराध कारित करते हैं। हमारी व्यवस्था जो है वो इस प्रकार है कि जब अपराध घटे तो पुलिस जानकारी होते ही उस अपराध के अनावरण की पूरी चेष्टा करे, प्रयास करे, जल्द से अपराध का अनावरण करे। और इससे अलावा प्रोएक्टिव पुलिसिंग इस प्रकार की हो कि कोई अपराध कारित करने में सफल ना हो पाए। जैसा कि अभी हमारे सीपी सर ने बताया कि हम वर्कशॉप्स करा रहे हैं अपने पुलिस कर्मियों के लिए कि वे अपराध का अनावरण कर पाएं, साथ ही उन्हें अपराध कारित होने से पहले ही गाँव में भेज रहे हैं, पंचायत भवनों में, स्कूलों में, कॉलेजों में जाकर उनसे प्रशिक्षित करा रहे हैं, अन्य लोगों को जानकारी प्रदान करा रहे हैं, जिससे कि अपराध घटित हो ना पाए। जैसे कि साइबर क्राइम के बारे में आपने बताया, यदि प्रत्येक स्कूल के बच्चे को हम बता देते हैं कि भाई अपने घर में माँ बाप को जाके, पिताजी माताजी को, अभिभावकों को बताना कि OTP कोई फ़ोन पे मांगे नहीं देना है, तो ये जो स्कूलों के बच्चे हैं ये घर जाके बताते हैं। जैसा कि अभी यहाँ वर्कशॉप्स के दौरान और सोशल मीडिया पे बनारस कमिश्नरेट में CP साहब ने बहुत अच्छे प्रयास किए हैं कि लोगों तक ये बात पहुँच जाए, हर माध्यम का इस्तेमाल किया जाए, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे टेलीविज़न हो, चाहे अखबार हो, चाहे हमारे स्कूलों में जाकर जो प्रेजेंटेशन देते हैं ACPs और इंस्पेक्टर्स, थानाध्यक्ष, थाने के लोग, वे अपनी वार्ता के माध्यम से बताएं कि लोग ये गलती ना करें। सर, यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट सवाल आता है और मैं इसमें अपने CMD साहब को भी इन्वॉल्व करूंगी। सर, आप खुद गाजीपुर से हैं और वहाँ पर मैंने देखा है उस इलाके में बोट के द्वारा बड़ी तस्करी होती है और मतलब बिहार से टच करते हैं और मतलब भारी मात्रा में शराब का आदान प्रदान होता है। और सर, आपसे भी मैं ये कि और किस तरीके से आप जो है गाजीपुर इलाके के, क्योंकि उसको हम छोड़ नहीं सकते हैं, तो एक तो मेरा ये क्वेश्चन है, बाकी दूसरा क्वेश्चन ओवर टू यू। बेसिक सवाल ये है कि अब चूंकि बनारस जोन के ADG होने के नाते और चूंकि बनारस खुद अब कमिश्नरेट में कन्वर्ट हो चुका है, तो बनारस को एक वर्ल्ड मैप पे लाने का एक अच्छा प्रयास भी सरकार का था। और उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले दिनों जितने कमिश्नरेट बनाए उसकी बिल्कुल तारीफ की जानी चाहिए। और अर्बनाइजेशन जिस तरह से बढ़ा है, लेकिन उसके साथ साथ जो C ग्रेड की सिटीज़ हैं, जो जैसे गाजीपुर को मैं जैसे A भी बनाया जाए तो उसमें C कैटेगरी में रखेंगे, क्योंकि अभी डेवलपिंग ज़िला है। और मैं गाजीपुर से आता हूँ, मेरा बचपन 10वीं क्लास तक गांव से ही गुजरा है। हम लोग साइकिल चला के पढ़ने जाते थे, तब की बात अलग थी। तब अलग अलग जो है माफिया गिरोह भी थे, अलग अलग दल भी थे, और तब रेल के और जो है कोल के ठेकों के लिए अलग अलग तरह की, यहाँ तक कि PWD के ठेकों के लिए भी बोली लगती थी और बाहुबली उसको अपने तरीके से करते थे। लेकिन अब वो सारी चीज़ें लगभग समाप्त हो गई हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कार्यकाल में मुझे लगता है कि माफिया पूरी तरह से अब निकल चुका है। अब जो क्राइम है उनका रूप प्रारूप भी धीरे धीरे बदल रहा है, और जो नया निकल के आया है जिस पे CP साहब ने काफ़ी प्रकाश डाला, वो है एक तरीके से साइबर फ्रॉड। तो इसी से जुड़ा मेरा सवाल है कि जो इन जिलों में, जो जोन में जैसे गाजीपुर पड़ता है, जौनपुर पड़ता है, मिर्ज़ापुर पड़ता है, सोनभद्र पड़ता है, मुझे लगता है कि बलिया शायद अब आजमगढ़ में चला गया है, वो भी इसी जोन में है। इसी जोन में है।
तो इन सब जिलों में आम तौर पर साइबर फ्रॉड की किस तरह की घटनाएं देखने को मिलती है? क्योंकि जो एक जिला है वहाँ पे झारखंड में, जहाँ पर सबसे ज़्यादा फिशिंग होती है और सबसे ज़्यादा इस तरह से लोग इसके शिकार होते हैं। उस पर एक सीरीज भी आई है जामताड़ा नाम से, उसको यहाँ बैठे सभी लोगों ने देखा होगा, नेटफ्लिक्स पे बड़ी कमाल की सीरीज है। और गांव के लोग बड़े भोले भाले होते हैं और उनको क्या होता है कि जो सीरियल अपने घरों में बैठ के देखते हैं, इन सीरियलों ने आम आदमी की उम्मीदों को बड़ा परवान चढ़ाया है। हर आदमी एक बहुत ही बेहतर जीवन स्तर चाहता है और बेहतर जीवन स्तर की तलाश उन्हें बेहतर से बेहतर लालच की तरफ ले जाती है। तो इस तरह की घटनाओं के लिए जिलों में या तहसीलों में, ब्लॉकों में जो थाने हैं, उस पर क्या कुछ किया गया है? कैसे उसको हैंडल डील करने की चीज़ें डेवलप की गई हैं? इस पे थोड़ा बताएं। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो अपराधी हैं, जामताड़ा हो, मेवात का इलाका है राजस्थान में, अलवर के पास में, वहाँ कुछ ऐसे पॉकेट्स बन गए जहाँ से अपराधी बड़े पकड़े गए हैं, साइबर क्राइम जो करते थे। तो ये बताना चाहता हूँ कि फर्ज कीजिए कि हम पीछे शासन ने मिशन शक्ति इत्यादि जो कार्यक्रम चलाए, उनमें महिलाओं को भी गांव में भेजकर गांव की महिलाओं को समझा, हमारी महिला पुलिस कर्मियों को भी भेजा गया कि वो गांव की महिलाओं को बताएं। वहां जाकर अन्य जो हमारे बीट कांस्टेबल हैं वो जाते हैं, जगह जगह पंचायत भवन में, गांव के स्कूल में बैठकर गांव के सारे लोगों इकट्ठा करके उनको उदाहरण देते हुए ये बताते हैं कि भाई किस प्रकार के अपराध घटते हैं। जहां पर बहुत ही सिंप्लीफाई करने की आवश्यकता होती है उन्हें समझाने के लिए, वहाँ उस सिंप्लीफिकेशन को भी किया जाता है। जैसे कि जब डिजिटल अरेस्ट की हम बात कर रहे थे, वहाँ जाकर हमारे पुलिसकर्मी जिन्हें पहले से प्रशिक्षित किया गया है, वे लोग जाते हैं, जाने के बाद बताते हैं कि भाई आपके घर में आप जब बैठे हो, आपने अचानक से आपके पास एक टेलीफोन आया और फ़ोन पे उस व्यक्ति ने आपको कहा कि आपके विरुद्ध बहुत बड़ी जांच चल रही है, आपने जो लोन लिया था उसमें एम्बेजलमेंट हुआ, उसमें काफ़ी सारा पैसा जो है आपने जो है गलत तरीके से उसको सरकारी पैसे को अपने खाते में ट्रांसफ़र कर लिया, जबकि आपने नहीं किया है। तो कहते हैं इसकी जांच तो बाद में होगी, मगर जब तक हम आपसे बात कर रहे हैं आप टेलीफोन पे बने रहेंगे। गांव वाले व्यक्ति को वो यहाँ तक कह देते हैं, महाराष्ट्र के गांव में कई बार ऐसा हुआ, जो कहते हैं कि तुम जो भी कर रहे हो अभी अपने कमरे में बैठे हुए, वो हम लगातार देख रहे हैं, इसलिए टेलीफोन रखना मत। अब सबसे पहले जाओ, अंदर जाओ, उस कमरे जहाँ भी कहीं पासबुक पड़ी है अपने निकाल के लाओ, अकाउंट नंबर बोलो अपना। उसके बाद थोड़ी देर बाद उससे पूछेंगे OTP क्या है। लगातार वो व्यक्ति इतना घबरा जाता है, इतना कन्फ्यूजन में आ जाता है, उसे लगता है वास्तव में लोग मुझे देख रहे हैं और अभी मुझे कुछ नहीं करना है, बंद रहना, यहाँ से बाहर नहीं जाना और मैं मॉनिटर किया जा रहा हूँ लगातार। तो गांव का व्यक्ति हो, उसको भी आजकल ये बातें समझ में आने लगी हैं कि जब आप कोई सामान बेचते हैं OLX पर, तो जो व्यक्ति पैसा जिसने देना है वो कोड स्कैन करता है, जिसने लेना है वो नहीं स्कैन करता। पीछे कई सारे ऐसे फ्रॉड हुए जब समझिए किसी व्यक्ति ने ऑनलाइन कोई सामान बेचना है, उसने बेचना है, तो किसी अन्य ने कहा, अपराधी ने कहा जितना ये पैसा चाहा, तो उससे कहीं ज़्यादा बताया। तुम्हें आपने अपेक्षा की थी 16,000 रुपये में आपका घर का सोफा बिकेगा, उसने कहा मैं तुम्हें 35,000 रुपये दूंगा, तो ये तुरंत राजी हो जाता है। तो जैसे ही राजी हो जाता है तो उसके राजी होने वाले उस मोमेंट का फ़ायदा उठाकर, क्योंकि वो प्रसन्न है, उसके ज़्यादा पैसा उसे मिल रहा है, तो सामने से कोड आता है कि अच्छा हम 30,000 देंगे, आपको एक QR कोड भेज रहे हैं, इसे स्कैन कर दो। वो तुरंत से स्कैन कर देता है। स्कैन करने पर पैसा जो कि उसके पास उसके पास आना था, वो आने के बजाय उसके खाते से चला जाता है। तब वो दूसरा सवाल करता है, वो कहता है कि लगता है गलती हो गई है, ऐसा करो दोबारा मैं भेज रहा हूँ, दोबारा करो। वो कहता है मेरे तो खाते से पैसा चला गया, या जब तक समझ पाता है तब तक वो दोबारा भी 15,000 का टेस्टिंग के नाम पर अपने खाते से पैसा भेज देता है।
तो छोटी छोटी बातें उस तरह से बतानी पड़ती है जैसे छोटे बच्चे को जो कंप्यूटर सीखना चाहता है उसे अगर बताएं कि MS वर्ड कैसे सीखना है तो पहले बताना पड़ता है बेटा वो जो स्विच बोर्ड दिखाई दे रहा है दीवार पर जाके उस खटके को ऑन कर दो, उसके बाद ये जो काला सा बटन दिखा रहा है इसे उंगली से दबाओ, अब तुम्हारा कंप्यूटर चालू हो गया। अब जो गोला घूम रहा है मतलब इतना सिंप्लीफाई करने की आवश्यकता जहाँ पड़ती है वहाँ उतना ही उस तरीके से समझाया जाए, और ये काम हमारे पुलिसकर्मी आज की तारीख में गांव-गांव में जाकर कर रहे हैं। इस सेशन में सबसे ज्यादा अहम मुद्दा था साइबर क्राइम के लिए, तो मैं भारत एक्सप्रेस न्यूज नेटवर्क की तरफ से आप सबको और अपने दर्शकों को बोलना चाहूंगी, इंटरनेट नेवर फॉरगिव्स एंड नेवर फॉरगेट्स। और आप और हम साइबर एरा में जी रहे हैं और पुलिस मुस्तैदी से तैनात है, अपना काम कर रही है और आपकी हेल्प भी करेगी। लेकिन आप जुर्म से जब बच सकते हैं जब आप सब लोग खुद अलर्ट रहें, थोड़े से ज्ञान ले लीजिए, अलर्ट रहिए और इनिशियल स्टेज इन्वेस्टिगेशन आप सब लोग खुद ही शुरू कर दीजिए। मैं अब अपने जो मेन अतिथि हैं उनका धन्यवाद करना चाहूंगी।